हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेवेंथ क्लास हिस्ट्री का आपका थर्ड चैप्टर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो नए राजवंशों के बारे में पढ़े थे। और ये जो है आपका ये टॉपिक दिल्ली सल्तनत, इससे आपके हर एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपीएससी का हो, किसी भी एग्जाम में इससे अच्छा खासा नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीज जानेंगे कि अगर एनसीईआरटी बुक को देखें पहले, तो यहाँ कहते हैं कि इससे पहले दिल्ली का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। जितने भी नए राजवंश आए, वहाँ कहीं भी दिल्ली के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी भी राज्य की राजधानी दिल्ली नहीं थी। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि दिल्ली एक अलग इम्पोर्टेंट अपना रखता है, इम्पोर्टेंस है उसका। तो ये कब, इससे पहले जब हम नए राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम में क्या था कि जो भी दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, यहाँ देखेंगे कि इससे पहले जो नए राजवंश आए, जो कि 750 से 1000 ईस्वी का जो हम लोग शासनकाल पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे नए राजवंश आए, नए राजवंश आए। उस राजवंश में कहीं भी दिल्ली का जिक्र नहीं है। उससे पहले केवल हम कावेरी डेल्टा क्षेत्र में जितने बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ उनके बारे में पढ़े हैं। दिल्ली का उदय कब माना जाता है, इसका जिक्र हमें राजधानी के रूप में कब माना जाता है, जब एक, यह 12वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर के आई थी। दिल्ली जो है आपका, दिल्ली दिल्ली ये 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण स्थान रखा। उस टाइम से ये दिल्ली जो है एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभरना शुरू हुआ था। इससे पहले अगर हम देखें कि दिल्ली कब महत्वपूर्ण बना, तो ये है किसके शासनकाल में, तो तोमर जो है, राजपूत राजपूतों के काल में जो दिल्ली है वो काफी शक्तिशाली बना। दिल्ली दिल्ली जो साम्राज्य है एक राजधानी के रूप में उभरी, राजधानी बनी। ये कैसी राजधानी थी, आप इसमें देखेंगे कि ये तोमर जो है, 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों ने, जिसको चहमान भी कहा जाता है, ने हरा दिया था। तो इन दोनों के शासनकाल में ही, तोमर और जो चौहान थे, इन दोनों के शासनकाल में जो दिल्ली है ना, वो एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभर के सामने आई। एक व्यापारिक केंद्र बना, बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बना, क्योंकि ये एक सेंट्रल में था। पूरे इंडिया का मैप देखेंगे तो दिल्ली बीच में पड़ता था। तो यहाँ पे जो भी शासक, जो भी यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया, वो अपने आप को समझता था कि वो पूरे महाद्वीप पर शासन कर रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र में था, इसका विस्तार काफी ज्यादा हो रहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस शहर में बहुत सारे समृद्ध जैन व्यापारी, व्यापारी थे, वो रहते थे। जैन व्यापारियों का ये केंद्र था। उसने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण कराया था। यहाँ पे एक देह, दिल्ली वाल करके सिक्का चलाया गया था, जो काफी महत्वपूर्ण था। दिल्ली वाल नामक सिक्के की भी ढलाई की गई थी, जो काफी प्रचलन में था। इसके बाद देखेंगे कि जो 13वीं शताब्दी है ना, उसके आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली एक सल्तनत के रूप में कब स्थापित हुआ, तो 13वीं शताब्दी में जो दिल्ली है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब यहाँ हम देखेंगे कि एक मैप दिया गया है कि जिन इलाकों में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां पे जो भी सुल्तान आए वो बहुत सारे नगरों का स्थापना किया, और इसको दिल्ली, एक पुणे या सिरी और जहां पना को भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ एक मैप दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे, इस मैप में आप देखें कि जो इनका केंद्र था, कितने सारे नए जो स्थान है उसको विकसित किया गया था दिल्ली के अंदर। फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला है, इनका विस्तार इतने बड़े क्षेत्रों पे हो चुका था। अब देखेंगे कि इसके अलावा ये जो है दौलताबाद है, ये सब हौज खास है, सीरी फोर्ट है, जहाँ बना है, दिल्ली ये कुना, ये सभी जगह इनका विस्तार होते चला गया था।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला आता है कि जब पांच राजवंशों का, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उस काल में जो पांच राजवंश थे वो काफी शक्तिशाली हुए, और वो उन्हीं के काल में जो दिल्ली का है वो काफी विस्तार हुआ, दिल्ली सल्तनत का। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो दिल्ली की सल्तनत की जो स्थापना है या जो राजवंश है वो तुर्कों के शासन काल से शुरू होता है। ये यहाँ से शुरू नहीं होता है, ये राजपूत वंश के काल से, जब तोमर ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमाया, दिल्ली का विस्तार किया, उस काल से हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। तो इनका जो शासन काल था ये इन पांच वंशों के काल में काफी विकसित हुआ, लेकिन स्टार्ट हो गया था आपका तोमर के काल से, जिसका काल है आपका 1165। ये अंगद पाल इनके एक शासक थे, जो 1130 से 1145 तक यहाँ पे शासन किए। इसके बाद आता है चौहान, जो तोमरों को हराया था। इनके इनका जो एक शासक था जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जो 1175 से 1192 तक शासन किया था। इनके बारे में हम तराइन का युद्ध भी देखते हैं, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ से वास्तविक जो दिल्ली सल्तनत का विकास हम देखते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तुर्कों के शासनकाल से। तो आप देखेंगे कि तुर्कों के शासनकाल में जो ये चार शासक का नाम दिया गया है, तो ये चार शासक में जो सबसे ऊपर है कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे हम जानते हैं क्या, यही इस राजवंश की स्थापना की थी। तो हम कहेंगे कि जो गुलाम वंश है, तुर्की शासक, ये गुलाम वंश की स्थापना किए थे, गुलाम वंश की स्थापना किए थे। कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दीन ऐबक ने। इसके बाद आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, फिर रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, और गयासुद्दीन बलबन। ये चार इनके महत्वपूर्ण शासक थे। इनका समय काल यहाँ पे दिया गया है। दूसरा जो राजवंश आता है वो है खिलजी वंश, जो कि जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है, इसकी स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद जो आता है वो अलाउद्दीन खिलजी है, जिसके काल में आप देखेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया गया था, बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई थी जिसके कारण जो अलाउद्दीन खिलजी है वो काफी महत्वपूर्ण शासक में गिने जाते हैं। इनका जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, जो कि आज भी इनको फॉलो किया जाता है, आज की भी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है इनके नियंत्रण प्रणाली से काफी मैच करती है। तो अगला जो शासन शासक था वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक आए, उसके बाद मोहम्मद तुगलक आते हैं, फिरोज शाह तुगलक आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी इसको कहा जाता है शॉर्ट में। इनके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। इनका तुलनात्मक तुलना करे किया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। लेकिन इनके शासनकाल में क्या हुआ कि जितने भी निर्णय लिए गए वो सभी कहीं ना कहीं फ्लॉप होते चले गए। कोई भी इनका जो व्यवस्था था वो सक्सेस नहीं हो पाया था। तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। अगला है आपका, अगला है आपका सैयद वंश। सैयद वंश में खिज्र खां के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है लोधी वंश, जिसमें बहलोल लोधी इनके संस्थापक थे। तो ये जो चारों पांचों राजवंश है, जिससे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लेकिन इसमें एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा समय में, समय तक कौन शासन किया था? तो इसमें लिखेंगे सबसे ज्यादा समय तक शासन, शासन का क्रम देखें, क्रम में ही पूछा जाता है। तो अगर क्रम देखें तो शॉर्ट में हम लिख देंगे TGLSK। सबसे ज्यादा आपका तुगलक वंश शासन किया था, 96। उसके बाद आता है जी गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश आपका 86 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद आता है लोधी वंश, जो कि 75 साल तक शासन किया। उसके बाद आता है सैयद वंश, जो कि 36 साल तक शासन किया। और लास्ट में आता है खिलजी वंश, जो 35 साल तक शासन किया था। तो ये आपके शासन कितने ज्यादा समय तक शासन किया था उसका ये क्रम दिया गया है। तो सबसे ज्यादा तुगलक वंश, ये जो आपका तुगलक वंश है वो सबसे लंबा टाइम तक शासन किया था।
और सबसे कम समय तक कौन शासन किया था? तो आपका खिलजी वंश। सबसे कम, और ये सबसे ज्यादा। ये ज्यादा और ये कम। ये इस तरह से क्रम में पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि शासक का क्रम क्या है। शासन करने का क्रम। शासन करने का क्रम है। तो ये जिस तरह से यहाँ दिया गया है वो आपका क्रम है। T, C, T, K, T, S, L। ये आपका शासन क्रम है। तो यहाँ हम तोमर से स्टार्ट किए हैं। यहाँ तोमर, फिर आपका चौहान आता है, फिर आपका तुगलक आता है। चौहान के बाद तुगलक आता है, खिलजी आता है, फिर तुगलक, आपका सैयद और लोधी वंश आता है। तो ये शासन का क्रम था, और ये आपका कौन कितना लंबा समय तक शासन किया था। तो इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकता है। अगर ये आप क्रम याद रखें तो यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला अब हम देखते हैं कि सुल्तानों के अधीन दिल्ली का क्या है। तो सुल्तानों के अधीन दिल्ली, दिल्ली के बारे में हम जो जानकारी हमें मिलती है, दिल्ली राजवंशों का जो दिल्ली सल्तनत की जानकारी हमें मिलती है, वो इतिहास, तारीख और या तारीख। तारीख का मतलब होता है, तारीख का ही ये बहुवचन है, जो कि सुल्तानों के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी देती है। ये किस भाषा में लिखी गई थी? अलग अलग तारीखों पे जो ये जो भी लेखक होते थे, जो चीजें को एकत्रित करके जो लिखते थे, उसी को हम तारीख कहते हैं। ये राजभाषा, जो प्रशासन की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। फारसी में ये लिखी गई है। तो आप यहाँ पे आकर आपकी से पूछा जाए कि तारीख या तारीख कहें, किस भाषा में है? तो ये है फारसी भाषा। फारसी भाषा में, फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा आप देखें तो दूसरा है आपका, इस लिखने वाले कौन थे? तारीख के लेखक कौन थे? तो लेखक मुख्यतः सचिव होते थे। सचिव, प्रशासक, कवि होते थे, और दरबारी। जैसे दरबारी जो होते थे, दरबारी होते थे। ये सब इसकी रचना करते थे। इसकी रचना जो करते थे उसमें ज्यादातर शासकों की प्रशंसा से संबंधित चीजें होती थी, और इसके बदले में जो शासक है उनको उपहार देते थे। तो यहाँ आप देखेंगे कि त्वारी के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासक को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये शासक, जो जो शासक वर्ग होते थे, उनको सलाह भी देते थे, और सलाह में कौन से 2 बातें कहते थे? तारीख के लेखक नगर में, विशेषकर पहले ये देख ले कि ये नगरों में रहते थे। ये यहाँ पे जो दिया गया है, ये कहाँ रहते थे? नगरों में रहते थे। गांव में बहुत कम ही रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए, उनसे ढेर सारे इनाम पाने के लिए लिखते थे। ये सुल्तानों के लिए लिखते थे, के लिए लिखते थे, उनसे इनाम पाने के लिए, के उद्देश्य से लिखे जाते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो सुल्तान के बारे में, उनके न्याय व्यवस्था के बारे में ज्यादा से ज्यादा बड़प्पन लिखेंगे, जो उनका तारीफ करेंगे, उनको ज्यादा इनाम मिलेगा। तो इससे ये हो जाता था कि जो सुल्तान का जो वास्तविक चीजें होती थी वो सामने, लोगों के सामने नहीं आ पाती थी। जो लेखक उनके बारे में लिख देते थे, उनके अच्छे बातें, उनकी अच्छाइयों को लिखते थे, वही लोग जान पाते थे। क्योंकि इनका मेन उद्देश्य क्या होता था? इनाम पाने के लिए। तो ये जैसा सुल्तान बोलते थे वैसा ही ये लिखते थे। इसके अलावा जो ये सलाह देते थे, इसके बाद देखेंगे कि लेखक अक्सर शासकों को 2 चीजों की सलाह देते थे। शासकों को सलाह भी देते थे। सलाह में पहला जो देते थे वो कहते थे कि जन्म सिद्ध अधिकार, अधिकार, और दूसरा लिंग भेद।
भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये जो दो चीजें हैं, जन्म सिद्ध अधिकार, इनका कहना था कि जो जिस वर्ग में जन्म लिया है वो उसी के हिसाब से उनको अधिकार दिया जाएगा। अगर कोई व्यापारी है तो उनका जो बच्चा होगा वो भी व्यापारी ही रहेगा। तो इस तरह से ये समाज को बांट के लोगों का ध्यान उस तरफ खींचते थे कि अगर जो जिस वर्ग से बिलोंग करता है वही उसी के अनुकूल उनको अधिकार भी दिया जाएगा। दूसरा आता है था लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब होता था जो जैसे आप आगे भी पढ़ेंगे कि जहाँ पे आपका इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि जब वो एक काफी शक्तिशाली शासक थी, शासिका थी, लेकिन फिर भी वो लड़की थी और तो इसलिए उनको सफल नहीं माना गया था, उनको उतना महत्व नहीं दिया गया था क्योंकि लिंग भेद समाज, लिंग पे आधारित समाज थी। क्योंकि यहाँ पर पुरुष प्रधानता थी, पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए शासक वर्ग में महिला को उतना महत्व नहीं दिया गया था। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये सारा जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका सीटेट में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि त्वारीख के बारे में। तो इस तरह से दो दो स्टेटमेंट में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है या डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या था, इनका जन्म सिद्ध अधिकार, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला आ जाता है कि सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया। अब जैसे ही रजिया का बात आता है तो उनसे कौन सा जुड़ता है इतिहासकार? मिन्हाज ए सिराज। ये सिराज, यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो इतिहासकार है ये इनका मानना है कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी। ये डायरेक्ट यही लाइन आपसे एग्जाम में आया था कि जो रजिया है वो अपने सभी भाइयों में काफी योग्य थी, सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उन्हें स्वतंत्र रूप से शासक करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसके कारण, अगर वो महिला थी इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से शासन का अधिकार लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत उनको सिंहासन से हटा दिया गया। अब अगला हम देखते हैं कि न्याय चक्र के बारे में दिया गया है। ये न्याय चक्र क्या है? तो न्याय चक्र जब भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो इतिहासकार है फक्र ए मुदब्बी के बारे में जानेंगे। उनका कहना था क्या, ये एक न्याय चक्र बनाए कि जो राजा है, राजा को सैनिक की आवश्यकता है। राजा क्या है, सैनिक पे डिपेंड करता है। और सैनिक क्या है, वेतन लेते हैं, वेतन उनको देना पड़ता है। और ये वेतन जो है आपको कहाँ से आता है, तो ये किसानों से राजस्व के रूप में एकत्रित किया जाता है। और ये राजस्व जो है वो किसान से लिया जाता है। और किसान अगर प्रसन्न है, खुशहाल है, तभी वो राजस्व अच्छी मात्रा में दे सकता है। तो अब राजा को क्या करना है कि राजा को एक न्याय संगत और ईमानदारी से प्रशासन को चलाना है, तभी जाके ये जो न्याय चक्र है वो संभव हो पाएगा। ये न्याय चक्र है। तो अगर आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि ये न्याय चक्र किस इतिहासकार द्वारा दिया गया था, तो फक्र मुदब्बे के द्वारा दिया गया था। जो भी आपके ये अलग से साइड में दिया जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि उस काल के जो शासक थे उनकी न्याय चक्र कैसी थी, तो वो किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड थे। और इसलिए ये चक्र अच्छे से चलता रहे, किसान भी प्रसन्न रहे, वो अच्छा राजस्व देते रहे, जिसकी से राजा सैनिकों को वेतन दे सके। तो ये सब करने के लिए राजा को जो है वो एक ईमानदारी से और न्याय संगत शासन चलाना होता था। अब अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ रजिया के बारे में दिया गया है। मिन्हाज सिराज ने अपनी कुछ बातें यहाँ पे कही है। तो इनका मेन मानना था कि लिंग भेद पर जो समाज था उसी पर इन्होंने भी लिखा है। अब यहाँ हम देखेंगे कि एक दूसरे शासक से तुलना की जाती है। वो शासक कौन है, यहाँ देखिए। यहाँ कहते हैं कि मिन्हाज सिराज सोचता था कि क्या ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्री को पुरुष के अधीन होना चाहिए। यहाँ साफ तौर पे
पितृसत्तात्मक समाज की बात कही गई है जहां पे पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान समाज की बात कही गई है, जिसमें कहा जाता है कि ये एक व्यवस्था, आदर्श समाज व्यवस्था क्या एक माना जाता है कि ये ईश्वर के द्वारा ये समाज व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसमें रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। अगर कोई रानी इस पे शासन कर रही है तो वो इस समाज के विरुद्ध है। इसलिए वो पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों के बाद भी आखिर में हासिल क्या होता है। मतलब क्योंकि रजिया बहुत ही सक्षम शासिका थी, फिर भी वो अपनी गति को नहीं बचा पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्त्री थी। अगला देखिए कि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आध तो उसने तो अपने सिक्कों पर लिखवा दिया था कि वो इल्तुतमिश की बेटी है। लेकिन अगर हम देखें कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल में किसी समय एक काकातिया वंश का राज्य चल रहा था आंध्र प्रदेश में। तो उस काकातिया वंश में आप देखेंगे कि उस वंश की एक रानी थी जिसमें रुद्रमा देवी की नाम दिया गया है। रुद्र रुद्रमा देवी, ये भी उसी समय का है। ये भी 1262 से लेके 1289 की बात कही गई है। जिस टाइम में दिल्ली में आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में आप रजिया का शासनकाल देख रहे हैं, उसी टाइम में रुद्रमा देवी जो कि काकतीय डायनेस्टी की एक शासिका थी, उनका भी कहा जाता है, उनका भी व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। इन दोनों का व्यवहार विपरीत था, रजिया और रुद्रमा देवी की। रुद्रमा देवी ने क्या किया, यहाँ देखिए कि विपरीत है। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाया था, लेकिन रजिया क्या की थी, रजिया ने अपने को पुत्री ही साबित की, पुत्री ही बोली इल्तुतमिश की। लेकिन रुद्रमा देवी ने अपने को पुरुष साबित की, अपने जो भी अभिलेख लिखवाया उसमें अपने को पुरुष पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। इसने भ्रम पैदा किया था, पैदा किया। एक और महिला शासक थी, वो थी कश्मीर की रानी दिद्दा। कश्मीर ये आपका ये काकतीय डायनेस्टी की थी, वंश की थी। रजिया आपका सल्तनत काल की हो गई। और तीसरा जो महिला शासिका थी वो थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसको कहा जाता था दीदी, दीदी के लिए दीदी कहा जाता था। यहाँ देखेंगे बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भर संबोधन दिया था। लेकिन बाकी जगह देखिए कि ये तो अपने आप को पुरुष साबित करके भ्रम पैदा की कि ये पुरुष शासक है। रजिया ने तो अपने आप को स्त्री ही के रूप में दर्शाया। अपने सिक्के भी जो भी चलवाए या जो भी उनका ये था, जो भी अभिलेख मिले उस सब पे वो इल्तुतमिश की बेटी के रूप में ही अपने आप को दर्ज किया है। लेकिन कश्मीर में जो ये रानी दीदा का हम देखते हैं तो उनको स्नेह के रूप में इनको बड़ी दीदी का उपाधि दिया गया था। तो इससे पता चलता है कि उनको स्वीकार किया गया था। वो एक महिला शासक थी लेकिन फिर भी उनको समाज ने स्वीकार किया। मिन्हा आप देखेंगे कि अब लास्ट नेक्स्ट आता है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन को हम नजदीक से देखेंगे कि इन इन दो वंशों के काल में प्रशासन कैसा था। खिलजी खिलजी और तुगलक वंश के शासन प्रशासन को देखेंगे। प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन में आप देखें कि जो साम्राज्य का प्रशासन था वो किसके द्वारा चलाया जाता था, गुलाम। गुलाम जो थे उनको सूबेदार के पद दिए जाते थे, पद प्राप्त थे। ये गुलाम कौन थे, इनको फारसी में क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था बंदगा, बंदगा कहा जाता था। ये जो गुलाम थे वो राजा राजा के
प्रति तो वफादार थे, वफादार थे, लेकिन राजा के जो उत्तराधिकारी होते थे उनके प्रति ये वफादार नहीं थे। वफादार नहीं होते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम में जो आप इल्तुतमिश का बात करेंगे या उस टाइम के जो भी खिलजी या तुगलक वंश के जो भी शासक होते थे, वो गुलाम को रखना ज्यादा पसंद करते थे। उनके जो भी सूबेदार, जो भी प्रशासन का महत्वपूर्ण पद होता था उस पे वो गुलामों को नियुक्त करते थे। यहाँ देखिए कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समय के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासन की जरूरी थी। लेकिन दिल्ली के आरंभिक जो सुल्तान थे, आरंभिक सुल्तान में आप इल्तुतमिश की बात करें, वो सामंत या जमींदारों को कोई भी प्रशासनिक पद पे रखना नहीं पसंद करते थे। उसके बजाय वो गुलामों को सूबेदार की नियुक्ति करते थे, नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इनको सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। पद पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इन गुलामों को जो राजा होते थे वो प्रशिक्षण देते थे। और इसके बाद आप देखेंगे कि चूंकि पूरी तरह से मालिक पर वो निर्भर होता था गुलाम, इसलिए जो शासक होते थे वो उस पर विश्वास भी कर सकते थे। इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर ही निर्भर होता था। तो ये आपका था खिलजी और तुगलक वंश के बारे में। अब आगे हम इसी चैप्टर में, ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आगे हम इक्ता का चर्चा करेंगे। इक्ता क्या होता है और इक्ता के लिए इक्ता व्यवस्था की बात करेंगे। ये दिल्ली सल्तनत का ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस काल में जो तुगलक खिलजी और तुगलक काल, खिलजी में आपका अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा करेंगे और दूसरा आपका तुगलक वंश में कौन आता है, आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, इन्होंने कौन कौन से योजनाएं बनाई थी और किनका योजना कितना सफल रहा, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है कि एकता व्यवस्था, ये सब सभी को हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो ये मेन 5 जो राजवंश है उनके बारे में, उसमें सभी का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। केवल हम खिलजी और तुगलक की बात करें तो उसमें जो भी शासक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, एक तो आपका ये गुलाम वंश में आपका रजिया सुल्तान के बारे में कहा गया है, जिसमें आपका मिन्हाज सिराज का टॉपिक आएगा, ये काकतीय वंश। ये सभी तुलना के लिए आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये 3 शासक का भी आपको नाम याद रखना होगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा दिल्ली सल्तनत का अगला पार्ट, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।